NITS की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। प्रीवियस क्लास में हमने आपको RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। रक्त के कार्य भी बताए थे। रक्त के कार्य में ऑक्सीजन का परिवहन है, CO2 का परिवहन है, खाद्य पदार्थों का परिवहन है। ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है कि ऑक्सीजन जो है वो ही रक्त में हीमोग्लोबिन RBC के अंदर पाया जाएगा। यह ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देता है और इसी के द्वारा रक्त के द्वारा संपूर्ण शरीर में आपको रक्त की आपूर्ति कर दी जाती है। CO2 के परिवहन की अगर हम बात करें तो उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप CO2 गैस का निर्माण होता है। तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो है ये CO2 के साथ अपक्रिया करेगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा, जिसे फेफड़ों में छोड़ दिया जाएगा और फेफड़ों से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। खाद्य पदार्थों के नियमन की, खाद्य पदार्थों के परिवहन की अगर बात करें तो आहार नाल में पचित एवं अवशोषित भोजन को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न सेल्स तक, ऊतकों तक पहुंचा दिया जाता है। ताप के नियमन की बात करें तो मनुष्य का जो रक्त है वो गर्म होता है और समतापी प्राणी है। इसके ताप के नियमन में रक्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हार्मोन के सम्मेलन की बात करें हम तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं विभिन्न हार्मोनों का स्रावण करती हैं। रक्त के माध्यम से इन हार्मोन्स को विभिन्न सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। रोगाणुओं से सुरक्षा की बात करें हम तो रक्त के अंदर भक्षणकारी सेल्स अर्थात मोनोसाइट पाई जाती है जो कि रोगाणु का भक्षण करने का कार्य करती हैं। इसके अलावा बी ल्यूकोसाइट सेल्स के द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है। इस तरह से हमारा शरीर विभिन्न रोगों से संक्रमण होने से बच जाता है। गालों की मरम्मत में WBC महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये WBC जो सेल्स हैं ये रक्त में पाई जाएंगी और WBC सेल्स चोटग्रस्त भाग की जो कायक सेल्स हैं उनको वृद्धि के लिए प्रेरित कर देती है, जिससे घावों की मरम्मत हो जाती है। रक्त स्कंदन की अगर हम बात करें तो ब्लड में जो रक्त सेल्स है, प्लाज्मा है, ये रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जन करने में या बाहर निकालने में भी रक्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का जब निर्माण हो जाएगा शरीर में तो इन्हें रक्त लेकर वृक्क में छोड़ देगा और वृक्कों की सहायता से इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। रोगों के निदान की अगर हम बात करें तो विभिन्न रोगों की जांच के लिए रक्त एक सैंपल के रूप में लिया जाता है, जिससे अनेक रोगों की पहचान की जाती है। उसके बाद उसका उपचार कर दिया जाता है। जल के नियमन की बात करें तो शरीर के अंदर जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं वो सभी जल की उपस्थिति में होंगी। तो रक्त के द्वारा इस जल को संपूर्ण यानी कि शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से ये रक्त विभिन्न कार्यों को संपादित करता है। अब आप अपना नोटबुक उठाइए और नोटबुक उठाकर आप नोट्स बनाने का कार्य प्रारंभ करें। सबसे पहले RBC थी, RBC मैंने आपको खत्म करा दी, समझा दी और उसको लिखवा दिया था। इसके बाद आप हेडिंग लिखें बेटा WBC। RBC के बाद हेडिंग लिखिए आप WBC। इसको हिंदी में ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट हिंदी में कहेंगे बेटा श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं। हेडिंग लिखिए आप श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसमें लिखिए आप श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC। हेडिंग लिखिए, हेडिंग डालकर लिखिए आप ये रक्त में पाई जाने वाली, ये रक्त में पाई जाने वाली केंद्रक युक्त, ये रक्त में पाई जाने वाली केंद्रक युक्त एवं
रंगहीन सेल्स होती हैं। ये रक्त में पाई जाने वाली केंद्रक युक्त एवं रंगहीन सेल्स होती हैं। वयस्क मानव में इनकी संख्या 6000 से 8000 mmQ होती है। वयस्क मानव में इनकी संख्या 6000 से 8000 प्रति mmQ होती है। RBC तथा WBC का अनुपात RBC तथा WBC का अनुपात 600:1 होता है। RBC तथा WBC का अनुपात 600:1 होता है। इनका जीवन काल 10 से 12 घंटे से लेकर 5 से 10 दिन हो सकता है। इनका जीवन काल 10 से 12 घंटे से लेकर 5 से 10 दिन हो सकता है। अमीबीय गति करना इनका विशिष्ट लक्षण होता है। अमीबीय गति करना इनका विशिष्ट लक्षण होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखने बेटा डैश करके WBC दो प्रकार की होती हैं। WBC दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 हेडिंग लिखिए बेटा कण की है। नंबर 1 हेडिंग लिखिए बेटा कण की है। इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव में कणिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं का केंद्रक बहुरूपी होता है। इसलिए इन्हें बहुरूपी केंद्रकीय सेल्स कहते हैं। इसलिए इन्हें बहुरूपी केंद्रकीय सेल्स कहते हैं। ये निम्न होती हैं। नंबर की हेडिंग लिखिए आप न्यूट्रोफिल्स। ये हेडिंग लिखिए आप न्यूट्रोफिल्स। इसमें लिखिए आप ये कुल WBC का
62% भाग बनाती हैं। ये कुल WBC का 62% भाग बनाती हैं। ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के, ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित होकर, दोनों प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित होकर बैंगनी रंग के रूप में, बैंगनी रंग के रूप में दिखाई देती हैं। बैंगनी रंग के रूप में दिखाई देती हैं। इसलिए इन्हें न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। इसलिए इन्हें न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। ये सेल्स जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। ये सेल्स जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, न्यूट्रोफिल्स कोशिकाओं की झिल्ली के आर पार अणुओं का गमन हो सकता है, जिसे कोशिकापायन कहते हैं। अंडरलाइन कर देना इसको। कोशिकापायन कहते हैं। दूसरी लिखिए आप बी, इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स इसमें लिखिए बेटा, ये अम्लीय अभिरंजक इओसिन से अभिरंजित हो जाती हैं। ये अम्लीय अभिरंजक इओसिन से अभिरंजित हो जाती हैं और गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं इसलिए इन्हें इओसिनोफिल्स कहते हैं। इनकी कोशिकाओं में कोशिका पायन एवं कोशिका भक्षण की क्षमता
कोशिका भक्षण की क्षमता कम होती है, कम होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, इनकी कोशिकाओं में एंटीहिस्टामिन का गुण पाया जाता है, अर्थात ये हिस्टामिन के श्रावण का विरोध करती हैं, अर्थात ये हिस्टामिन के श्रावण का विरोध करती हैं। सामान्यतः हिस्टामिन का श्रावण एलर्जी के समय होता है। सामान्यतः हिस्टामिन का श्रावण एलर्जी के समय होता है, जिससे कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बढ़ जाती है। ये नेक्स्ट लाइन से लिखने बेटा, नेक्स्ट लाइन से डैश करके लिखो। ये कुल WBC का 2.5% भाग बनाती हैं। ये कुल WBC का 2.5 भाग बनाती हैं। सी हेडिंग लिखो बेटा, बेसोफिल्स। बेस माने छाल, बेसोफिल्स इसमें लिखो आप। ये कुल WBC का 0.5% भाग बनाती हैं। ये कुल WBC का 0.5% भाग बनाती हैं। ये सेल्स क्षारीय अभिरंजक इथाइलिन ब्लू से अवरंजित होकर ये सेल्स क्षारीय अभिरंजक इथाइलिन ब्लू से अवरंजित होकर नीले रंग की दिखाई देती हैं, नीले रंग की दिखाई देती हैं। इसलिए इन्हें बेसोफिल्स कहते हैं। बेसोफिल्स कहते हैं। इन कोशिकाओं के द्वारा हिस्टामिन और हेपेरिन नामक पदार्थों का इन कोशिकाओं के द्वारा हिस्टामिन एवं हेपेरिन नामक पदार्थ का संश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है। ये तो आपकी हो गई बेटा कण की है। अब हेडिंग
ये आप अगणकीय दूसरा अगणकीय। इन कोशिकाओं की कोशिका द्रव में कणिकाओं का अभाव होता है। इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव में कणिकाओं का अभाव होता है। इनकी सेल्स में केवल एक केंद्रक पाया जाता है। इनकी सेल्स में केवल एक केंद्रक पाया जाता है। इसलिए इन्हें एक केंद्र की WBC कहते हैं। एक केंद्र की WBC कहते हैं। इनका औसत आकार 8 से 20 μm होता है। इनका आकार 8 से 20 μm होता है। ये दो प्रकार की होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मोनोसाइट या बृहदपक्षाणु। बृहदपक्षाणु मैक्रोफेज कहते हैं इंग्लिश में। मैक्रोफेज ये बड़े आकार की सेल्स होती हैं। हेड डाल के लिखिए आप। ये बड़े आकार की सेल्स होती हैं। ये बड़े आकार की सेल्स होती हैं। इनका आकार 12 से 15 μm होता है। इनका आकार 12 से 15 μm होता है। इनकी सेल्स में सेम के बीज के आकार का सेम के बीज के आकार का केंद्रक पाया जाता है। ये सेल्स भक्षणकारी होती हैं। ये सेल्स भक्षणकारी होती हैं। ये सेल्स भक्षणकारी होती हैं। कभी-कभी ये सेल्स रक्त से निकलकर ऊतकों में प्रवेश करके कभी-कभी ये सेल्स रक्त से निकलकर ऊतकों में प्रवेश करके बड़े आकार की हो जाती हैं।
बड़े आकार की हो जाती हैं, इसलिए इन्हें बृहद्वक्षाणु कहते हैं। इसलिए इन्हें बृहद्वक्षाणु कहते हैं। इसलिए इन्हें बृहद्वक्षाणु कहते हैं। बृहद्वक्षाणु और न्यूट्रोफिल्स, बृहद्वक्षाणु और न्यूट्रोफिल्स मिलकर शरीर में फैगोसाइटिक तंत्र बनाती हैं। फैगोसाइटिक तंत्र बनाती हैं, अंडरलाइन कर देना। फैगोसाइटिक तंत्र बनाती हैं जो कि प्रतिरक्षा की प्रथम कड़ी है। जो कि प्रतिरक्षा की प्रथम कड़ी है। ये डब्ल्यूबीसी का लगभग 5% भाग बनाती हैं। ये डब्ल्यूबीसी का लगभग 5% भाग बनाती हैं। दूसरी लिखेंगे बेटा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट इसमें लिखो बेटा ये गोलाकार सेल्स होती हैं। ये गोलाकार सेल्स होती हैं। इनका केंद्रक अंडाकार होता है। इनका केंद्रक अंडाकार होता है। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ये सेल्स भक्षणकारी नहीं होती हैं। ये सेल्स भक्षणकारी नहीं होती हैं। इनका जीवन काल 2 से 100 दिन होता है। इनका जीवन काल 2 से 100 दिन होता है। ये सेल्स रक्त के अलावा लसिका एवं ऊतकों में पाई जाती हैं। ये सेल्स रक्त के अलावा लसिका एवं ऊतकों में पाई जाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 हेडिंग लिखिए आप टी लिम्फोसाइट। नंबर 1 हेडिंग लिखिए टी लिम्फोसाइट। ये एक प्रकार की लिम्फोसाइट सेल्स हैं
ये एक प्रकार की लिम्फोसाइट सेल्स हैं जिनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ये सेल्स बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को ये सेल्स बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को एंटीबॉडीज बनाने के लिए ये सेल्स बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। सेकेंड लिखो बेटा बी लिम्फोसाइट। देखो बेटा इनका निर्माण प्रशिक्षण और विभेदीकरण अस्थिमज्जा में होता है। एक नंबर का क्वेश्चन बेटा कंपटीशन का ध्यान रखना। बी लिम्फोसाइट सेल्स का निर्माण प्रशिक्षण और विभेदीकरण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। इनका निर्माण प्रशिक्षण और विभेदीकरण अस्थिमज्जा में होता है। इनके द्वारा एंटीबॉडीज अणुओं का निर्माण किया जाता है। ये आपका WBC खत्म हो गया बेटा। अब तीसरी जो ब्लड सेल्स हैं वो है आपकी थ्रोम्बोसाइट। पहली थी RBC, दूसरी थी WBC, तीसरी है थ्रोम्बोसाइट जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स इनमें लिखिए बेटा ये अत्यंत छोटे आकार की सेल्स होती हैं। ये अत्यंत छोटे आकार की सेल्स होती हैं जिनका व्यास 2 से 4 म्यूएम होता है। 2 से 4 म्यूएम होता है। ये एनियमिक आकार की होती हैं। ये एनियमिक आकार की होती हैं। इन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। इन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण
अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। रक्त में इनकी संख्या रक्त में इनकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख होती है। रक्त में इनकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख होती है, लेकिन डेंगू रोग में इनकी संख्या कम हो जाती है, इनकी संख्या कम हो जाती है। इनका जीवन काल 5 से 7 दिन होता है। इनका जीवन काल 5 से 7 दिन होता है। इनका मुख्य कार्य रक्त स्कंदन होता है। इनका मुख्य कार्य रक्त स्कंदन होता है, यानी कि रक्त का थक्का बनाना। और इनका अपघटन यकृत एवं प्लीहा में होता है, प्लीहा में होता है। देखो बच्चों, ये ब्लड सेल्स की आपकी ब्लड का जो संगठन है उसके अंदर प्लाज्मा और रक्त सेल्स 2 होती हैं। ब्लड सेल्स 45% भाग बनाएंगी, प्लाज्मा में तैरती हुई होंगी। 3 है बेटा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यहाँ तक मैंने समझा दिया, लिखा दिया। अगर किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पर्सनल नंबर पर मैसेज या कॉल